हेलो बच्चों, मेरा नाम है एंडी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आ गया हूँ चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन लेकर के, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये चैप्टर का जो भी टर्म्स है बेसिक है, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे इसमें। और ये सब चीज अगर हम लोग समझ जाएंगे अच्छे से, है ना, तो जाकर के हम एक्सरसाइज जो है वो आराम से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस इंट्रोडक्शन को। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एंगल्स, है ना। एंगल्स एंगल्स आपने ऑलरेडी चैप्टर 5 में पढ़ा, है ना। चैप्टर 5 में क्या पढ़ा आप लोगों ने कि तीन वर्टिसेस को यूज करके, क्या पढ़ा आप लोगों ने कि तीन वर्टिसेस, है ना, तीन वर्टेक्स। जैसे मान लीजिए ये एक मैंने ट्रायंगल बना लिया, एक ट्रायंगल मैंने बनाया, ये ए है और ये बी है और ये सी है ना। तो ये जो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल्स कैसे बन रहे हैं, क्योंकि अगर आपको एंगल बी को बताना है तो आप क्या बोलोगे, ए बी सी, है ना। एंगल ए बी सी। अगर आपको सी बताना है तो क्या बोलोगे, ए सी बी, है ना। क्योंकि जिस एंगल को हम लोग बताते हैं वो वाला वर्टेक्स जो है बीच में रखते हैं, तब जाकर के एंगल्स हम लोग बता सकते हैं। अब यहां बात किया जाए बच्चों कि एंगल्स तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, लेकिन इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, है ना, इसमें हम लोग एंगल्स के टाइप्स पढ़ेंगे और भी टाइप्स देखेंगे एंगल्स के, है ना। तो एंगल्स के बेसिकली 6 टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, है ना। एक एक करके हम लोग 6 टाइप्स पढ़ेंगे, आपको सारा स्क्रीन में दिख रहा होगा। जैसे कि राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल, है ना। ये सब एंगल्स हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल, है ना। तो राइट एंगल देखिए क्या होता है। देखिए, अगर किसी भी दो लाइन के बीच में अगर जो एंगल है ना वो 90 डिग्री का बने, है ना, अगर किसी भी दो लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। किसी भी दो लाइन के बीच में या दो लाइन सेगमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, और ये दूसरा तरीका से भी हो सकता है, अगर मान लीजिए ये ऐसे है ना, अगर ऐसे भी है तो भी ये राइट एंगल है, क्योंकि दोनों लाइन जो है ना वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का, है ना। ये ऐसे भी हो सकते हैं, है ना, ऐसे भी ये हो सकते हैं। तो आप शेप से नहीं पहचान सकते हो कि ये 90 डिग्री का है कि नहीं, है ना। इसके लिए हम लोग बेसिकली जो प्रोटेक्टर होता है उसका यूज करते हैं। तो मेजरिंग हम लोग पढ़ेंगे इसी इंट्रोडक्शन में। तो खैर अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि राइट एंगल क्या होता है, जिस एंगल का डिग्री 90 होता है, 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग राइट एंगल के नाम से जानते हैं बच्चों, है ना। अब बात करेंगे स्ट्रेट एंगल क्या होता है। स्ट्रेट एंगल देखिए, स्ट्रेट एंगल का मतलब कि ये देखिए, सबसे पहली बात, ये एक लाइन है ए बी, है ना, एक लाइन ए बी है। तो अगर इसको बोला जाए तो ये एक स्ट्रेट एंगल है। कैसे स्ट्रेट एंगल है, मान लीजिए अगर हम इसमें एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सबसे पहले सपोज कीजिए कि अगर हम इसमें एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन जो होता है ना, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी भी लाइन पे पड़ रहा है, आ रहा है, तो वो 90 डिग्री होता है ना। वो क्या होता है, 90 डिग्री। तो देखिए 90 डिग्री इधर से भी हो रहा है ना एंगल। अगर इसको हम सी नाम देते हैं, बी, ये ओ नाम दे दीजिए, बी ओ सी, है ना। बी ओ सी 90 डिग्री है, तो ए ओ सी भी तो 90 डिग्री है, ये भी तो 90 डिग्री है। तो मान लीजिए इधर 90 डिग्री और इधर 90 डिग्री, तो 90 90 जब जोड़ोगे तो ये दोनों का जो पूरा एंगल है, पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो बेसिकली बोलते हैं कि जो 180 डिग्री होता है, सीधा लाइन जो होता है वो क्या चीज होता है, वो कितना डिग्री का होता है, वो 180 डिग्री का होता है। आपको अगर देखना हो तो आप लोग एक चांद देखेंगे, जो प्रोटेक्टर आता है, देखिए वो एक सेमी सर्कल होता है, मतलब कि एक इस तरीका से रहता है चांद, है ना, जो कि सेमी सर्कल होता है, और उसका जो मेजरिंग होता है वो 180 डिग्री तक होता है। इधर भी 180 डिग्री लिखा होगा, इधर भी 180 डिग्री लिखा होगा। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है बच्चों। अब बात करेंगे कंप्लीट एंगल पे। कंप्लीट एंगल क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए ना कि अगर एक आदमी ना यहां से चलना स्टार्ट किया, वो चलते गया, वापस जहां से स्टार्ट किया था वहीं से आ गया, तो बोला जाएगा कि वो आदमी जो है ना कंप्लीट एंगल बना लिया, है ना, मतलब कि ये पूरा एक एंगल कंप्लीट कर लिया। एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए ये एक लाइन है,
और यहां से अगर एक आदमी चलना स्टार्ट किया, वो चला 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 चला, फिर वापस आकर के वहीं पे रुक गया, है ना, तो वापस आके वहीं पे रुक गया, तो हम बोल सकते हैं कि वो कंप्लीट एंगल हो गया। क्यों कंप्लीट एंगल हो गया? क्योंकि अगर हम इसको ए बी नाम देते हैं, ए बी एक नाम देते हैं, और ये मान लीजिए ए बी, ये ऊपर वाला 180 डिग्री है, तो इस लाइन के नीचे वाला भी तो 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री, अगर मान लीजिए 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री करेंगे तो आपको 360 डिग्री मिलेगा। तो जो कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल का जो वैल्यू होता है वो आपका 360 होता है बच्चों, 360 डिग्री। अब बात करेंगे एक्यूट एंगल क्या होता है बच्चों। एक्यूट एंगल, है ना, एक्यूट एंगल एक्चुअली उसको बोलते हैं जिस एंगल का जो वैल्यू हो वो 90 डिग्री से कम हो, लेस देन 90 डिग्री, उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे। जैसे देखिए एक्यूट एंगल के बारे में हम लोग थोड़ा देख रहे हैं। मान लीजिए अगेन एक लाइन आप ड्रॉ किए, है ना, और यहां पे एक लाइन ऐसे बना हुआ है ना, एक लाइन आपका ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये आपका ऐसे बना हुआ है, इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये आपका लाइन इस तरीका से बना हुआ है, तो ये एक्यूट एंगल है। अगर नाम दे दे ए बी सी, इसको नाम दे देते। ये एक्यूट एंगल क्यों है? क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से कम है। अब कैसे 90 डिग्री से कम है? देखिए मान लीजिए ये इसका वर्टेक्स है, यहां से आप एक 90 डिग्री इमेजिनरी ड्रॉ कीजिए, है ना, मान लीजिए ये 90 डिग्री इमेजिनरी आप ड्रॉ किए, तो क्योंकि इसको एक, अगर मान लीजिए ये इधर घट क्यों रहा, उधर बढ़ क्यों रहा, क्योंकि देखिए अगर इधर बढ़ेगा तो एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण हो जाएगा, अगर इधर पूरा ये गिर जाएगा, इधर गिरते 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 सीधे होगा तो ये पूरा 180 डिग्री होगा। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि इधर ये बढ़ रहा और इधर घट रहा, तो ये 90 डिग्री है। मान लीजिए यहाँ पे ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के इधर ये जो हमारा जो एंगल है सी वाला, वो इधर है जो कि डाउन में है। तो 90 डिग्री से जो भी एंगल आपका बनता है, 90 डिग्री से नीचे, 90 डिग्री से नीचे जो भी आपका एंगल बनता है वो कहलाता है आपका एक्यूट एंगल। तो क्या होगा? वो होगा लेस देन 90 डिग्री। तो आपको ऐसे भी आप लिख सकते हैं लेस देन 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री से कम होगा इसको, तो वो आपका क्या होता है? एक्यूट एंगल बच्चों। अब बात करेंगे कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या आप लोगों ने पढ़ा कि 90 डिग्री से लेस देन, लेकिन ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है ना, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? मोर देन 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री से जो भी ज्यादा वाला वैल्यू किसी भी एंगल का आ रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम, है ना, 90 डिग्री से ज्यादा बट 180 डिग्री से कम, वो आपका क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल। वो क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे मान लीजिए ना कि हम अगेन एक एंगल बनाने का कोशिश कर रहे हैं, है ना, एक एंगल बनाने का कोशिश कर रहे हैं, और इस बार जो है ना हम लोग लाइन कैसे दिए हैं, इस बार हम लोग लाइन ऐसे दिए हैं, ये वाला मिटा देते हैं। बार बार हम बना के इसलिए मिटा रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आए। चलिए देखिए, इसका नाम दे दिए ए, इसका बी और इसका सी नाम दे दिए। क्यों ये ऑब्ट्यूस एंगल है? क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से ग्रेटर देन वाले ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं, लेकिन 180 डिग्री से कम वाले ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं। जैसे देखिए, अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल इसलिए क्योंकि इसके बीच में एंगल बन रहा है, तो क्योंकि 190 डिग्री से ज्यादा बन रहा है। कैसे 90 डिग्री से ज्यादा बन रहा है? मान लीजिए ना कि ये वाला वर्टेक्स बी है, तो 90 डिग्री कैसे? ऐसे सीधा जाएगा, ये आपका क्या है? ये आपका 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री 180 डिग्री कैसे होगा? जाहिर सी बात है, इधर आएगा तब बढ़ेगा, इधर आएगा तो घटेगा, और आपका एंगल इसके इधर साइड है, मतलब ये बढ़ रहा है ना, तो 90 डिग्री से ये एंगल ज्यादा है, एंगल सी, मतलब कि एंगल बी ए बी सी, मतलब कि ये 90 डिग्री से ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम भी है, क्योंकि 180 डिग्री आपका यहाँ हो रहा है, 180 डिग्री आपका मान लीजिए यहाँ सीधे हो रहा है, तो ये 180 डिग्री से कम है, और 90 डिग्री से ज्यादा है, तो बिल्कुल हम इसको ऑब्ट्यूस एंगल बोल सकते हैं। और ये भी लिख देंगे कि ये क्या है? ग्रेटर देन 90, तो क्या हो जाएगा आपका? 90 से आपका ये बड़ा है ना, 90 से ग्रेटर है ये एंगल, तब जाकर के आपका ये ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो कि 180 डिग्री से ज्यादा होता है, 180 डिग्री से ज्यादा होता है लेकिन 360 डिग्री से कम होता है, उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए ना, यहाँ पे हम लोगों ने एक लाइन लिया है ना, यहाँ पे एक सीधा लाइन है, सीधा है, और मान लीजिए कि आपका ऐसे चला गया, ये लाइन आपका ऐसे चला गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये वाला एंगल नहीं लेंगे, यहाँ पे ये जो बाहर वाला एंगल है,
ये बाहर वाला एंगल है, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। कैसे कहलाएगा कि अगर मानिए आप इस लाइन को बढ़ा दे रहे हैं, है ना, इस लाइन को आप बढ़ा दे रहे हैं, तो इस लाइन, इसको मे बी नाम दे दिए, इसको क्या नाम दे दिए, ए बी नाम दे दिए, इसको सी नाम दे दीजिए। तो क्या है, ये लाइन के नीचे वाला यहां तक तो पूरा 180 डिग्री है, और यहाँ पे और एंगल बढ़ गया, तो क्योंकि 180 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो रिफ्लेक्स एंगल उसी को कहते हैं कि जो 180 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम है। 360 कब होगा, जब ये पूरा इस तरीका से ऐसे मिल जाएगा तब ये 360 डिग्री एंगल होगा। तो 360 से कम भी है और 180 से ज्यादा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, है ना बच्चों। ये सब तो हम लोग पढ़ लिए एंगल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो घड़ी होता है, जो क्लॉक होता है, उसमें हम लोग एंगल्स कैसे बता सकते हैं। एंगल्स, घड़ी की मदद से आप एंगल्स कैसे बताओगे, तो सीधे क्या करते हैं ना, एक हम क्या करते हैं, एक घड़ी बना देते हैं। मान लीजिए 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये आपका क्लॉक बना दिए हम। अब इसके मदद से आप कैसे एंगल्स को बताओगे। एक कांटा मान लीजिए ना, एक कांटा आप छोटा वाला कांटा 12 पे रखिए, और एक कांटा क्या सीधा रखना है जी, एक कांटा आप कहाँ रखें, सीधा, ये 3 पे रखे, है ना। तो देखिए ये कौन सा एंगल बन रहा है, देखकर ही पता चल रहा है 90 डिग्री, क्योंकि दोनों लाइंस आपस में स्ट्रेट है, दोनों लाइन आपस में स्ट्रेट है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री है। इसे क्या पता चला, 90 डिग्री। अगर सिमिलरली ये एक कंडीशन पता चला, एक कंडीशन अगर हम लोग को ये पता चला कि ये 90 डिग्री है, तो इससे हमको क्या पता चला कि 12 से 1 मतलब 1, 1 से 2 मतलब 2, और 2 से मतलब 3, मतलब कि 3 डिजिट पे, है ना, 3 डिजिट पे आपको क्या मिला, 90 डिग्री मिला, है ना। ये 90 डिग्री एक एक करके ऑब्जर्वेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। ये 90 डिग्री वाला हम लोगों ने काम किया, 3 डिजिट पे आपको 90 डिग्री यहां मिला, ये ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। अगर मान लीजिए एक लाइन आपको 12 पे है ना, ये मिडिल पॉइंट है, एक जो कांटा है वो आपका 12 पे, एक जो है आपका 6 पे है, तो ये आपको पूरा एक स्ट्रेट एंगल बना रहा, 180 डिग्री वाला बना रहा। तो 180 डिग्री में 1, 2, 3, 4, 5, 6 का डिफरेंस है, तो 6 डिजिट में आपको क्या है, 6 डिजिट में आपको 180 डिग्री बन रहा है ना। अभी हम लोग इसका रिवॉल्यूशन निकालेंगे, इसलिए लिख रहे हैं ना। और अगर ये 90 डिग्री और 180 डिग्री अगर हमको पता चला, नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर मान लीजिए ये कांटा यहां से जा रहा है और वापस यहां आ गया, तो वो पूरा एक कंप्लीट एंगल हो गया, है ना। तो वो क्या हो गया, पूरा कंप्लीट एंगल। तो 12 डिजिट में आपका कंप्लीट एंगल हो गया। इस पे अब हम लोग बात करेंगे ना एंगल्स। आपको ये पता चला कि हर 3 डिजिट पे आपको 90 डिग्री मिल रहा है। तो इस क्लॉक के अंदर रिवॉल्यूशन जो है, जो रिवॉल्यूशन का मतलब जो कांटा चक्कर लगा रहा है इसके अंदर, तो 90 डिग्री का कितना रिवॉल्यूशन होगा, 180 डिग्री का कितना रिवॉल्यूशन होगा इस क्लॉक में, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए रिवॉल्यूशन का मतलब कि कितना ये चक्कर मार रहा है। तो देखिए अगर इस, जाहिर सी बात है ये घड़ी जो है ये सर्कल है, ये क्लॉक है, क्योंकि सर्कुलर शेप में है, तो जाहिर सी बात ये 360 डिग्री होगा। तो अगर रिवॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल 90 डिग्री का अगर हम लोग करें, तो क्या करेंगे, 90 डिग्री बाई 90 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट एंगल बोल रहा है। ये 0 से 0 गया और ये 1/4 आपका आ गया, मतलब कि इसका जो रिवॉल्यूशन होगा 90 डिग्री का, इस घड़ी में 90 डिग्री का जो रिवॉल्यूशन होगा वो 1/4 होगा। और अगर इसी घड़ी में 180 डिग्री का जो स्ट्रेट एंगल का जो रिवॉल्यूशन होगा, वो हम लोग क्या करेंगे, 180 डिवाइडेड बाई 360, डिवाइडेड बाई 360 इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि इसका कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 ही है, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बनाता है ना। तो ये 0 से 0 गया, ये 18 का 18, 18 दूनी 36, तो इसका जो रिवॉल्यूशन हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा। तो ये दोनों भी हमको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करें ना, ठीक ना, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आगे, है ना, तो ये सब चीज हम लोग को पता चला। अगर आगे हम लोग बात करें, ये तो 1 और 3 से हम लोग किए। अगर मान लीजिए एक कांटा हम कहाँ रखते हैं, एक हम रखते हैं, एक 12 पे रख दिए, है ना, और एक रख दिए हम कहाँ रख दिए, 2 पे रख दिए। एक कहाँ रखे, 2 पे रखे। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये राइट एंगल है ना। देखिए राइट एंगल तो आपको 90 डिग्री में हो रहा था, और 3 से आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 से आपका आगे जाएगा तो वो आपका ऑब्ट्यूस हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा है, और 3 से कम है यहाँ पे, 3 से मतलब कि 90 डिग्री से कम है, तो ये एक्यूट एंगल कहलाएगा। और अगर मान लीजिए सिमिलरली एक कंडीशन है,
अगर मान लीजिए ऐसे हम लोग लेते हैं, क्योंकि 3 पे 90 डिग्री था और ये 90 डिग्री से ज्यादा है तो ये ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं और इस तरीका से आप दिमाग लगा, क्लॉक की मदद से हम लोग एंगल्स बता सकते हैं। अब बात करेंगे ना, अब बात करेंगे कि डायरेक्शंस के मदद से हम लोग कैसे एंगल्स को बताएंगे, है ना, डायरेक्शंस के मदद में। क्योंकि क्लॉक में नंबर्स वगैरह ज्यादा है तो इसमें थोड़ा सा आप लोग को झमेला भी लगेगा, थोड़ा सा भारी भी लगेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें डायरेक्शंस के हिसाब से तो डायरेक्शंस में उतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमको डायरेक्शन पता है। जैसे देखिए ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, है ना। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग एंगल्स बताएं तो हमको पता चल रहा है कि अगर मान लीजिए एक ये दोनों में बिल्कुल कंप्लीट, मतलब कि ये राइट एंगल बनेगा, नॉर्थ ईस्ट में राइट एंगल बनेगा, और नॉर्थ ईस्ट के आगे उधर भी जो भी चला जाएगा इसके आगे, मतलब जो भी एंगल बनेगा ये आपका क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। एक्यूट एंगल, है ना, एक्यूट एंगल कहलाएगा। अगर मान लीजिए ईस्ट के इधर है तो ये क्या कहलाएगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल, है ना, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। और मान लीजिए कि अगर ये सीधा है तो पूरा स्ट्रेट एंगल हो गया, है ना। और स्ट्रेट एंगल से अगर इधर आ रहा है, अगर मान लीजिए इधर आ रहा है तो वो आपका क्या रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। यहाँ आ रहा है तो भी रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। ये पूरा हम मेजरमेंट कर रहे हैं। ऐसे इस मेजरमेंट के लिए तो ये 90 डिग्री है, लेकिन अगर यहाँ से पूरा अगर ये एंगल मेजर करे ये वाला तो वो पूरा क्या हो जाएगा, वो आपका रिफ्लेक्स हो जाएगा। लेकिन इस नॉर्थ वेस्ट के बारे में बात करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। तो बोलने का मतलब है हम लोग डायरेक्शंस के मदद से भी हम लोग क्या, डायरेक्शंस के मदद से भी हम लोग बता सकते हैं एंगल्स को, है ना। आखिर ये सब चीज हम लोग कर क्यों रहे हैं, कर इसलिए रहे हैं क्योंकि हमको पता चल सके कि कौन सा एंगल है, कौन सा एंगल है, कौन राइट एंगल है, कौन एक्यूट एंगल है, कौन ऑब्ट्यूस एंगल है, कौन रिफ्लेक्स एंगल है ना। तो ये सब चीज एंगल पहचानने के लिए। लेकिन अगर बात करें एक्यूरेसी का, एक्यूरेट मेजरमेंट का, तो हम लोग इस प्रोटेक्टर को यूज करके, इस चांद को यूज करके हम लोग बता सकते हैं कि कौन एंगल कितना डिग्री का है। इसको यूज करके आप बता सकते हो कि कौन एंगल कितना डिग्री का है। ये आपको दिख रहा होगा। तो अभी मैं थोड़ा सा वीडियो को जूम करने वाला हूं, है ना, जूम करने वाला हूं क्योंकि आप ये देख सको और मैं आपको बताता हूं कि कैसे मेजर करना है। हालांकि मैं मार्कर के मदद से बताऊंगा, आपको कॉपी में एक्यूरेट करना है, एक्यूरेट करके आपको करना है। ठीक है बच्चों, वीडियो थोड़ा सा जूम आ रहा होगा बच्चों, है ना। तो देखिए ये प्रोटेक्टर है, ये देखिए इसका मेजरिंग देखिए, ये यहाँ पे 90 डिग्री है और इधर 180, इधर भी 180। तो हम लोग मेजर करेंगे कैसे, वो देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ये वाला मिडिल वाला पॉइंट है इसका, तो इसमें क्या है ना, यहाँ पे जो वर्टेक्स होगा एंगल का, उस वर्टेक्स को जस्ट ये मिडिल पॉइंट पे लाना है और उसके बाद हमको क्या करना है, मेजर करना है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए इसका जो वर्टेक्स बी है, यहां से करते हैं, इसका जो वर्टेक्स बी है ये कितना एंगल का है वो मेजर करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ये जो वर्टेक्स है बी, इसको हम लोग लाएंगे जस्ट प्रोटेक्टर के पास। और क्योंकि देखिए इसका जो मेजरिंग है आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं और जूम करता हूँ, है ना, थोड़ा सा और जूम करता हूँ जिससे आप देख सको, है ना। ये तो पूरा जूम हो गया जी। हाँ, यहां तक हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए मेन आप लोग समझिएगा, ये जो वर्टेक्स है इसको मिडिल पे लाएंगे और मिडिल पे लाने पे आपको क्या दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है। तो इससे हम बोल सकते हैं ये एंगल 90 डिग्री है। और दूसरा वाला एंगल पे बात करें, इसका जो वर्टेक्स बी है ये वाला मिडिल पॉइंट पे लाएंगे, वर्टेक्स बी देखिए यहाँ मिडिल पॉइंट पे लाएं और देखिए सीधे 90 आ रहा है आपका। देखिए यहाँ पे समझिए स्ट्रेट में क्या है, ये देखिए मेजरमेंट आपको ये 90 यहाँ आ रहा और इधर जो है 90 से ज्यादा हो गया। तो ज्यादा कितना हुआ आपको देखिए, और ये तो उल्टा है, ऐसे है, चलिए सेम वही करेंगे। ये देखिए ये 90 यहाँ पे आ रहा और ये आपका देखिए ये बढ़ रहा है, यहाँ नीचे 80 70 ये नहीं बढ़ रहा, जो बढ़ा हुआ है ये 110 डिग्री का है। कितना, 110 डिग्री का। तो बोलने का मतलब है, बोलने का क्या मतलब है कि ये जो एंगल बना है वो 110 डिग्री का है। कितना, 110 डिग्री का है। उसी तरीका से, और ये क्या है, ये ऑब्ट्यूस भी कहलाएगा, है ना, ये ऑब्ट्यूस एंगल भी कहलाएगा, ये राइट एंगल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, राइट एंगल कहलाएगा। ये एक्यूट एंगल क्यों कहलाएगा, क्योंकि 90 डिग्री से कम है। देखिए इसको अगर मेजर करें तो देखिए मेजर कर रहे हैं तो 90 यहाँ पे आ रहा और यहाँ पे देखिए ये कितना है ना, ये आपका है 45 डिग्री।
ये कितना आपका 45 डिग्री का है, मेजर हम लोगों ने किया। तो यहाँ पे जो आपका प्रोटेक्टर में जो मेजरमेंट आएगा उसके हिसाब से, कहाँ चला गया भाई, इसके हिसाब से मेजरमेंट हम लोग करेंगे, है ना। और ये ए बी जो है ये तो आपका 180 डिग्री है, क्योंकि ये परकाल पूरा 180 डिग्री का, अगर इसको सीधे रखेंगे, अगर इसके हम सीधे रखेंगे तो ये लाइन के एकदम इक्वल हो जाएगा, जो कि 180 डिग्री का होगा। तो मैंने काफी हद तक कोशिश किया, और कोई जुगाड़ नहीं हो रहा था, तो मैंने इसी तरीका से आपको बस खाली समझाने का कोशिश किया। आप लोग इसी तरीका से मेजर करोगे बच्चों, है ना। अब बात करेंगे बच्चों लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर 4 में पढ़ा था। लाइन सेगमेंट वो होता है जिसका दोनों एंड फिक्स्ड होता है। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन सेगमेंट में बना रहा हूं, इसका नाम ए और इसका बी दे दिया। तो बोलने का मतलब है ये जो ए बी पॉइंट है ये फिक्स्ड है, ये 10 सेंटीमीटर का है। एग्जाम्पल मानिए कि 10 सेंटीमीटर का है, तो 10 सेंटीमीटर से ये तो बढ़ेगा नहीं, है ना। तो ये एक लाइन सेगमेंट है। अब बात करते हैं कि लाइन सेगमेंट को मेजरिंग कैसे करें, है ना। मेजरिंग तो कुछ तरीका है जिससे हम लोग लाइन सेगमेंट को मेजरिंग कर सकते हैं। जैसे पहला तरीका है आपका बाई ऑब्जर्वेशन। क्या? बाई ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की मदद से हम लोग लाइन सेगमेंट को काफी हद तक, कुछ हद तक पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम लोगों ने लाइन लिया, इसका नाम ए बी दे रहे हैं, लाइन सेगमेंट लिया, सॉरी लाइन नहीं, लाइन, एक लाइन सेगमेंट लिया, और एक लाइन सेगमेंट हम लोगों ने सी डी लिया, है ना। क्या लिया? सी डी। तो ये दो लाइन सेगमेंट हम ऑब्जर्व करके, इसको देख करके हम पता लगा सकते हैं कि ए बी लाइन सेगमेंट जो है, ए बी लाइन सेगमेंट जो है वो बड़ा है सी डी लाइन सेगमेंट से। ये ऑब्जर्वेशन करके पता कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात कर लीजिए, ये तो पहला केस हो गया, है ना, पहला केस। अगर मान लीजिए हम एक लाइन लेते हैं ए बी, है ना, लाइन सेगमेंट हम ए बी ले रहे हैं, और मान लीजिए एक सिमिलरली ऐसा ही लाइन सेगमेंट है पी क्यू, मान लीजिए पी क्यू लाइन सेगमेंट हम लोग ले रहे हैं ना, और मैं आपको ये क्लियरली बता दे रहा हूं कि ये दोनों में कुछ डिफरेंस है, ये दोनों में कुछ पॉइंट का अंतर है। तो आप ऑब्जर्व करके नहीं बता सकते हो। ये मैं कैसे आपको बोल दिया कि इसमें कुछ डिफरेंस है, तो जरूर मैं इसमें कुछ से नापा होगा, स्केल से मैंने नापा होगा, तब जाकर के मैं बोल रहा हूं कि कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस है। एक एग्जांपल मानिए, तो आप इजिली इसको ऑब्जर्वेशन करके आप इसको नहीं बता सकते हो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये पहला था कि आप ऑब्जर्व करके बता सको, है ना। दूसरा जो प्रोसेस है वो ट्रेसिंग करके, है ना, बाई ट्रेसिंग करके आप पता कर सकते हो लाइन सेगमेंट का कि कैसे। ट्रेसिंग कैसे किया जाता है? एक पेपर आता है ट्रेसिंग पेपर, है ना, जो कि बार ग्राफ में इस तरीका का ट्रेसिंग पेपर बना हुआ रहता है। और ट्रेसिंग पेपर में क्या करोगे ना, ट्रेसिंग पेपर में अगर आप एक लाइन सेगमेंट खींचोगे, एक लाइन सेगमेंट ए बी खींचोगे ट्रेसिंग पेपर में, है ना, और मान लीजिए एक दूसरा लाइन भी हम लोग खींच रहे हैं, एक दूसरा लाइन और खींच रहे हैं सी डी, है ना। और ये दोनों लाइन को जब आप ट्रेसिंग पेपर में खींचोगे, तो क्योंकि ट्रेसिंग पेपर में इस तरीका से एकदम लाइन मारा हुआ होता है, तो जाहिर सी बात है जो लाइन थोड़ा सा भी बड़ा होगा वो ट्रेसिंग पेपर में आपको दिख जाएगा। लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा झमेला है, आपको पहले ट्रेसिंग पेपर लाना होगा, तब जाकर के आप इसको मेजर कर पाओगे, है ना। तीसरा जो मेथड है, प्रोसेस है मेजर करने का, वो काफी हद तक इजी है और अच्छा भी है ना। इसे हम लोग कर सकते हैं डिवाइडर और रूलर के मदद से। डिवाइडर और रूलर के मदद से कैसे? देखिए, मान लीजिए अगेन हम लोग एक लाइन लिए, लाइन सेगमेंट लिए ए बी, है ना, एक लाइन सेगमेंट हम लोगों ने ए बी लिया, ए बी हम लोगों ने लाइन सेगमेंट ले लिया, और एक और लाइन सेगमेंट सी डी ले लिया हम लोगों ने। क्या ले लिया? सी डी, है ना, सी डी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूलर स्केल लेंगे, स्केल से इसको मेजर करेंगे। इसका जो 0 पॉइंट है ना, एकदम यहां से एकदम स्केल को लेंगे, इस तरीका से एक तरह का स्केल है, स्केल लेंगे और स्केल से इसको मेजर करेंगे। स्केल से मेजर करने के बाद हमको बता रहा है, मान लीजिए ये थोड़ा सा, मान लीजिए कि ये 15 सेंटीमीटर, एक एग्जाम्पल से, है ना। मान लीजिए ये जो स्केल में आपको क्या बता रहा है कि ये 15 सेंटीमीटर है ना। और जो दूसरा लाइन जो है ना, दूसरा लाइन के लिए आप लोग क्या करोगे, इस तरीका से। तो आप ये डिवाइडर से आराम से, रूलर से आराम से पता कर सकते हो कि ये कितना है। एक्यूरेट पॉइंट में भी आप पता कर सकते हो इस रूलर के मदद से, है ना। और मान लीजिए अगर आपको दूसरा ये लाइन 15 सेंटीमीटर है, ये कितना है 15 सेंटीमीटर, और इस लाइन को अगर आप रूलर से, ये सॉरी डिवाइडर लोगे, जो आपको मिलता है बॉक्स में मिलता है, जो बॉक्स आप खरीदते हो ज्योमेट्रिकल, उसमें आपको मिलता है डिवाइडर। डिवाइडर से क्या करोगे, इस नेडल में, एक नेडल में यहाँ डिवाइडर का बैठाओगे,
और एक नेडल यहाँ बैठाओगे, जहां तक इसको पूरा इस तरीका से चौड़ा करके आप नेडल इस तरीका से बैठाओगे, और वो नेडल को लेकर के आप क्या करोगे ना, स्केल को इस तरीका से रख लेना, और नेडल का 0 पॉइंट से मतलब जहां तक है वहां तक आप पूरा लाने का कोशिश करोगे। और डिवाइडर से भी क्या कर पता चलेगा, डिवाइडर भी आपको एक्यूरेट वैल्यू बता देगा उस लाइन सेगमेंट का। तो काफी हद तक ये जो डिवाइडर और रूलर वाला जो प्रोसेस है, मेथड है मेजरिंग करने का, ये काफी हद तक अच्छा है और सही भी है, अच्छे से हम लोग इसको एक्यूरेट कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, परपेंडिकुलर। जी हाँ बिल्कुल, परपेंडिकुलर क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना। अगर मान लीजिए एक लाइन है, बार बार एक ही एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दिमाग में आपका घुसे। एक लाइन है, अगर इस लाइन पे कोई एक लाइन आ रहा है सीधा, है ना, तो अगर ये दोनों लाइन आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं एबी पे ये जो एम लाइन है, एबी पे ये जो एम लाइन है, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि किसी भी लाइन में या फिर लाइन सेगमेंट में अगर कोई लाइन आ रहा है वो 90 डिग्री का है, तो वो क्या है, परपेंडिकुलर है बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइंस, है ना। तो सेम वही एग्जांपल करेंगे ना, मान लीजिए एक लाइन है ए बी, सिमिलरली ए बी एक लाइन है, और ए बी में क्या हो गया ना, ए बी, और यहाँ पे एक लाइन है एम एन, क्या है, एम एन। इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, तब जाकर के आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ए बी यहाँ कर देते हैं, और ये मान लीजिए एम यहाँ पे है ना, एम एन, है ना, एम बी, है ना, इस तरीका से। ए बी एक लाइन है जिसपे एम बी जो है परपेंडिकुलर है, तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एम बी, है ना, एम बी इज, एम बी लाइन, है ना, एम बी लिख दिए हैं, एम बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना। एम बी जो है ना, ये क्या है, या बी एम बोल सकते हैं, पहले बी बोलेंगे, क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकल में पहले बी आ रहा है, तो बी एम जो है, बीएम लाइन जो है, बीएम लाइन जो है परपेंडिकुलर है ए बी पे। तो इससे क्या पता चला हम लोगों को, इससे ये परपेंडिकुलर का साइन है, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है। परपेंडिकुलर का साइन ऐसे होता है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। तो इससे हमको क्या पता चला, ये जो एम बी है परपेंडिकुलर है ए बी लाइन पे या ए बी लाइन सेगमेंट पे, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेम वही एग्जांपल, ये मान लीजिए ए बी हम लोगों ने लाइन लिया, और यहाँ पे एक लाइन पार दिया सी डी, है ना। तो एक ऐसा परपेंडिकुलर लाइन, एक ऐसा परपेंडिकुलर लाइन कि जिसपे वो पड़े उसको हाफ हाफ डिवाइड कर दे, मतलब इक्वल डिवाइड कर दे, उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। इस सीडी लाइन के वजह से, इस सीडी लाइन के वजह से क्या हुआ, इस सीडी लाइन की वजह से क्या हुआ कि जो एसी हो गया, एसी जो हो गया वो बीसी के बराबर है, एसी या फिर बीसी का बराबर है। बोलने का मतलब है ये वाला जो है और ये वाला जो है इक्वल होगा, एसी बराबर बीसी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इसमें ऐसा परपेंडिकुलर लाइन आया है जो कि इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, एकदम इक्वल, है ना, हाँ मतलब इक्वल बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रायंगल, है ना। देखिए बच्चों, ट्रायंगल आपको ऑलरेडी मैंने बताया था, क्या बताया था ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि इसके 3 साइड्स होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं, है ना। ये मैंने बताया था चैप्टर 4 में ही। ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं, वर्टेसेस, है ना। तो सबसे पहले ट्रायंगल जो है ना वो 6 पार्ट में बटा हुआ, 6 तरह का ट्रायंगल होता है। लेकिन ट्रायंगल को क्लासिफाई किया गया है 2 चीज के वजह से, एक एंगल के वजह से और एक साइड के। ट्रायंगल का जो टाइप्स होता है वो डिपेंड करता है उसके एंगल्स और साइड के मदद से। एंगल्स के हिसाब से 3 टाइप्स होते हैं और साइड्स के हिसाब से 3 टाइप्स होते हैं, सब आपको दिख रहे होंगे। एंगल्स के हिसाब से जो 3 टाइप्स होते हैं वो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। और साइड के हिसाब से जो टाइप्स होते हैं ट्रायंगल के वो स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अब हम लोग एक एक करके इन टाइप्स को पढ़ेंगे और देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल, एक सिंपल से ट्रायंगल हम लोग बना रहे हैं,
एक सिंपल सा ट्रायंगल, इसको नाम दे दिए ए, इसको नाम दे दिए बी, इसको नाम दे दिए सी। ये एबीसी वर्टेसेस है इस ट्रायंगल का। ये क्यों एक्यूट एंगल ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल हमको पता है, लेकिन ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक्यूट एंगल उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू जो है 90 डिग्री से कम आए। तो ये जरूर ऐसा ट्रायंगल है जिसका एंगल जो है ना वो 90 डिग्री से कम होगा। तो 90 डिग्री से कम होगा तो तीनों एंगल्स को ध्यान में रखते हुए, तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम होगा तब जाकर के आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। तीनों से हम लोग मेजर करेंगे। अगर मान लीजिए ये भी आपका वर्टेस है तो इसके साथ में 90 डिग्री क्या होगा? ये आपका 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, और इधर ही हम इस लाइन को देंगे तो ये वापस सूझ जाएगा। तो ये मतलब कि 90 डिग्री से कम होगा। इधर से ही ना लाइन उठ रहा है क्योंकि वर्टेस ये लिए हैं, और इधर बढ़ेगा तो 90 डिग्री से बढ़ेगा। अगेन जब इसको हम वर्टेस लेते हैं तो इसका 90 डिग्री क्या हो गया? इधर हो गया। इधर ये बढ़ेगा और इधर ये घटेगा। और सिमिलरली अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको वर्टेस लेते हैं तो ये 90 डिग्री ऐसे जाएगा और इधर क्या होगा? कम होगा। तो बिल्कुल कम हो रहा है, इधर है एंगल। तो बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ये 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है। तो इसीलिए क्या है? इसीलिए आपका क्या है? ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है बच्चों। अब बात करेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल पे। तो चलिए ऑब्ट्यूस एंगल में एक ट्रायंगल बनाने का कोशिश कर रहा हूं, है ना। ये मान लीजिए एक ट्रायंगल हम लोगों ने बनाया, नाम दे दिया ए बी सी। तो यहाँ पे जो एंगल बी पे बन रहा है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अगर इसको हम वर्टेक्स मानेंगे तो 90 डिग्री मान लीजिए ये होगा, है ना। ये आपका 90 डिग्री है, और इधर जो है इधर आपका ज्यादा हो रहा है। देखिए इधर ये कम हो जाएगा, लेकिन इधर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो रहा है। तो जिसके वजह से हमको ये पता चल रहा है कि ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है बच्चों, है ना। अब बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा एंगल होता है जिसका एक एंगल जो होता है ना वो 90 डिग्री का हो। एक एंगल जो 90 डिग्री का हो, जैसे ये एंगल 90 डिग्री का आपको दिख रहा है, स्ट्रेट है ना। अगर प्रोटेक्टर से भी नापोगे इसको, इसका मान लीजिए ए बी सी, अगर बी को प्रोटेक्टर के एकदम सामने रखोगे तो ये पूरा 90 डिग्री पे बनेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये चीज आपको समझ में आया है ना। तो एंगल्स के मदद से आप लोग तीनों एंगल्स के ट्रायंगल को पढ़े, है ना। अब साइड्स के मदद से पढ़ेंगे हम लोग, है ना। अब पढ़ेंगे स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है। जाहिर सी बात है ये सब साइड के हिसाब से क्लासिफाई हुआ है। तो स्केलिन ट्रायंगल वो होता है जिसका तीनों साइड का जो साइड है वो इक्वल ना हो। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। एक ट्रायंगल मैंने बना दिया, ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, और ये 14 सेंटीमीटर है। ये मान लीजिए ए बी सी नाम देते रहे इसको। तो इसका जो तीनों साइड है, तीनों साइड डिफरेंट है, बराबर नहीं है। तो अगर तीनों साइड डिफरेंट होगा, इक्वल नहीं होगा, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग स्केलिन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं बच्चों। और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड जो है वो इक्वल हो जाए, है ना। दो साइड जो है, थोड़ा अच्छा से बना दे रहा हूं। अगर मान लीजिए ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल हो जाए, मान लीजिए ये 12 सेंटीमीटर है और ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है। तो अगर दो साइड इक्वल हो जाए, अगर दो साइड बराबर हैं, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं बच्चों, है ना। अब बात करें इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड बराबर हो, वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड बराबर हो। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है। इसको नाम दे देते हैं एबीसी। ये मान लीजिए 5-5 सेंटीमीटर, अगर तीनों साइड इक्वल है तो इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और मैं बता दूं इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है, 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री 60 डिग्री। तो ऐसा फिक्स नहीं है बच्चों कि अगर साइड अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, अगर तीनों साइड कुछ भी नंबर हो सकता है। अगर 20 सेंटीमीटर भी तीनों साइड का अगर है तो वो इक्विलैटरल होगा, लेकिन उसका एंगल जो है वो 60 डिग्री का 60 डिग्री ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल वो भी होता है जिसका तीनों एंगल 60 डिग्री होता है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल उसको भी बोलते हैं जिसका तीनों साइड इक्वल होता है बच्चों, है ना। अब बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल पे। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत इंट्रो हम लोगों ने चैप्टर 4 के इंट्रोडक्शन में लिया था, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में बता रहा हूं। क्वाड्रिलेटरल वो होते हैं जो जिसकी 4 साइड्स होते हैं, है ना।
4 वर्टिसेस होते हैं और 4 एंगल्स भी ये लोग बनाते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। क्यों क्वाड्रिलेटरल हुआ? क्योंकि 4 वर्टिसेस हैं और 4 एंगल्स भी बना रहे हैं। तो 4 साइड वाले, 4 वर्टिसेस वाले जो भी आपको शेप्स देखने को मिलेगा वो सारा क्वाड्रिलेटरल में आता है। जैसे एग्जांपल आपका स्क्वायर हो गया, है ना, जैसे आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, है ना, रेक्टेंगल हो गया, फिर से रोम्बस हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ये सब सारा चीज क्वाड्रिलेटरल होता है। ये क्वाड्रिलेटरल है। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? जिसका चारों साइड बराबर होता है वो स्क्वायर होता है। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसका अपोजिट साइड बराबर होता है। इसका ये साइड बराबर होगा, इसका ये साइड बराबर होगा, बाकी स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है। तो ये बेसिकली था क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल से जो भी पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम वगैरह जो भी चीजें, इस पे जो इंट्रोडक्शन है वो हम लोगों को एक्सरसाइज के साथ हम लोग करेंगे, क्योंकि वहां पे बेटर आपको समझ में आएगा। ठीक ना। अब बात करेंगे हम लोग पॉलीगन्स पे। देखिए पॉलीगन्स क्या होता है? पॉलीगन्स जिसका जो मान लीजिए क्लोज्ड शेप तैयार करता है ना, क्लोज्ड शेप, है ना, जिसका क्लोज्ड शेप हो, और मान लीजिए पॉलीगन जिसका क्लोज्ड शेप हो और जो कि लाइन सेगमेंट से बने, है ना, जो कि लाइन सेगमेंट से बने। लाइन सेगमेंट से जो बनता है वो आपका पॉलीगन होता है। और क्लोज्ड होता है तब जाकर के वो आपका पॉलीगन होता है। क्लोज्ड नहीं होगा, पॉलीगन नहीं होगा। तो अगर बोलने का मतलब है तो लाइन सेगमेंट क्लोज्ड होगा आपस में तब जाकर के। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, है ना, और ये मान लीजिए सी बी। तो ये पॉलीगन नहीं हुआ क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है। तो क्योंकि अगर एक और लाइन सेगमेंट दे दे तो ये ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एबीसी एक ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। तो ये आपका पॉलीगन कहलाएगा। तो इससे हमको ये भी पता चला कि जो पॉलीगन होता है, जो आपका पॉलीगन होता है, उसका मिनिमम साइड जो होता है 3 होता है। क्योंकि 3 साइड होगा तभी ट्रायंगल तैयार होगा, क्योंकि क्लोज्ड होता है पॉलीगन। तो जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का 3 साइड होता है और वो पॉलीगन कहलाता है। बाकी जो भी है, ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगन होता है जिसका 4 साइड होता है। आपको चार्ट में दिख रहा होगा, क्वाड्रिलेटरल भी 4 साइड वाला पॉलीगन होता है। पेंटागन जो होता है 5 साइड वाला पॉलीगन होता है। हेक्सागन जो होता है 6 साइड वाला पॉलीगन होता है। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल का पता चला, ये एक पॉलीगन होता है 3 साइड वाला। अगर मान लीजिए स्क्वायर वाला बात करें, बगल में यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा चार्ट, है ना। अगर मान लीजिए ये हम लोग स्क्वायर बनाए तो ये 4 साइड वाला पॉलीगन है ना, 4 साइड वाला है। अगर पेंटागन का बात करें तो देखिए पेंटागन 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, ए बी सी डी ई, ये पेंटागन हो गया। अगर हेक्सागन का बात करें तो 1 2 3 4 5 6, ए बी सी डी ई एफ, है ना। तो ये हेक्सागोन है। तो इसी तरीका से आपको चार्ट दिख जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स दिख जाएगा। ये सब चीज का बेसिकली मैंने कुछ कुछ का बता दिया, मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो सब का मैंने पॉलीगन्स आपको बताया, ठीक ना। अब बात करते हैं हम लोग 3 डायमेंशनल शेप्स पे, है ना, 3D शेप, है ना। तो देखिए एक तरह का 3D शेप है ना। तो ये जो 3 डायमेंशनल शेप है, एक्चुअली डस्टर था टूट गया, तो ये 3 डायमेंशनल शेप है ना। तो इस 3 डायमेंशनल शेप में जो जो टर्म यूज होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। बाकी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा टर्म्स, में एक एक करके बता दूं। फिगर आपको दिख रहा है, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कॉन, है ना। ये सब क्या है? 3D है, 3D शेप्स हैं, 3 डायमेंशनल शेप्स हैं। और इन 3 डायमेंशनल शेप्स में कुछ टर्म्स यूज होते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट वाला में फेस दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? फेस। तो फेस बोलने का मतलब ना, ये जो 3D शेप है तो ये वाला इसका फेस हो गया, ये वाला इसका फेस हो गया, ये वाला इसका फेस हो गया, ये वाला फेस हो गया। तो बोलने का मतलब है जो क्यूबॉइड का जो फेस होता है, क्यूबॉइड का जो फेस होता है वो 6 होता है। और एजेस क्या होता है? एजेस आपका लाइन सेगमेंट हो गया। क्या हो गया? लाइन सेगमेंट जो है, जैसे मान लीजिए एक हम लोग क्यूब बनाते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्यूब में बना रहा हूं, है ना, एक क्यूब बना रहा हूं मैं, है ना, इस तरीका से। अच्छा नहीं बना होगा, फिर भी कोशिश किया, कैसा बन गया कोई नहीं। तो देखिए ये मान लीजिए आपका क्यूब मैंने बनाया, और मान लीजिए यहाँ पे अंदर में भी है ना, अंदर में भी है, तब ना जाकर के जुड़ेगा इससे, है ना। तो देखिए वर्टिसेस क्या हो गया? वर्टिसेस हम लोग जानते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे एक कुछ भी मान लेते ओ, है ना, मान लीजिए ये हम लोगों ने लिख दिया।
तो वर्टिसेस इसका 6 होगा। और एजेस क्या होता है, जो लाइन सेगमेंट होता है वो एज होता है। ये लाइन सेगमेंट एजेस है, ये भी इसका एजेस है, ये भी इसका एजेस है, ये भी एजेस है, ये भी। जो लाइन सेगमेंट ये हो गया, ये आपका एजेस कहलाया, है ना। जो लाइन सेगमेंट हो गया ये आपका क्या कहलाया, एजेस कहलाया। फिर से ये जो फ्रंट वाला जो पार्ट है, सबका जो फ्रंट वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा, फेस कहलाएगा, है ना। फेस कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपको, फेस कहलाएगा। तो इसी तरीका से ये जो कुछ टर्म्स थे 3D शेप्स के, जो कि आपको मैंने बताया, और वर्टिसेस आपको मैंने बताया, और बाकी जो भी चीज आपको चार्ट में दिख रहा होगा ये सब आप चार्ट्स याद रखेंगे। इसमें आपको दिमाग में ये रखना, फेसेस याद रखना है, एज याद रखना है, एजेस याद रखना है, और वर्टिसेस याद रखना है। ये एक्चुअली याद करने का बात नहीं है। अगर आपके दिमाग में 3D शेप वो आ जाए कि क्यूब का कितना होता है फेसेस, कितना वर्टिसेस होता है, इससे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बच्चों। बहुत मैंने कोशिश किया आपको बहुत अच्छे से समझाने का। ये सब चीज अगर आप एनालाइज करोगे अच्छे से, तो मैं गारंटी देता हूं कि ये जो एक्सरसाइज है ना, इसका क्वेश्चंस आप लोग इजी से सॉल्व करोगे मेरे साथ। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी चीज समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे इस चैनल को। मिलते हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज में पार्ट बाय पार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।